हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय मंशो में स्वागत है। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके यूपी टेट चौथे सेमेस्टर के लिए अति लोकप्रिय प्रश्न रहने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी टेट चौथे सेमेस्टर का जो आपका विज्ञान विषय है उससे संबंधित इसमें आपके अति लोकप्रिय प्रश्न रहेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके मैंने बहुविकल्पी प्रश्न भी आपको करा दिए हैं, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में जाकर आप बहुविकल्पी प्रश्न को भी देख सकते हैं। ये आपका अति लोकप्रिय प्रश्न रहने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसमें सभी वीडियो को ऐड कर दूँगा, तो आप क्रम बाई क्रम देखते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, जैव विकास किसे कहते हैं। जैव विकास की परिभाषा पूछी गई है। देखिए, तो कालांतर में जीवों की रचना तथा कार्यप्रणाली यानी कि जो उनकी जीवों की जो रचना होती है और उनकी जो कार्यप्रणाली होती है में क्रमिक परिवर्तन यानी कि क्रमवाही जो परिवर्तन होता है उनमें, उसके द्वारा जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। या आप इस तरह से लिख सकते हैं, जीवों की रचना तथा कार्यप्रणाली में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या जैव विकास का होना प्रमाणित है। देखिए, ये प्रश्न है आपका, जैव विकास की प्रमाणिकता के संदर्भ में दो वैज्ञानिकों जो कि लेमार्क तथा डार्विन नाम बहुचर्चित है। लेमार्क और डार्विन नाम ये दो वैज्ञानिक हैं। वर्ष 1744 में फ्रांस वैज्ञानिक लेमार्क जो है कहाँ के वैज्ञानिक है, फ्रांस के। कब 1744 में के विचारों को लेमार्क के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो वर्ष 1744 में जो फ्रांस वैज्ञानिक लेमार्क के विचारों को किस बात से जाना जाता है, लेमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका देखिए, इसमें जैव विकास का प्रमाणित होना पूछा गया है, तो आपको इतना ही लिख देना है, वर्ष 1744 में फ्रांस वैज्ञानिक लेमार्क के विचारों को लेमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। यह हो गया प्रमाणित। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्राकृतिक चयनवाद क्या है। देखिए, प्राकृतिक चयनवाद जीवों की संततियां वातावरण में उपलब्ध भोजन, आवास एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करती रहती हैं। इस संघर्ष में वातावरणीय दशाओं के अनुसार उपयोगी जीव का चयन करती हैं। इसे ही प्राकृतिक चयनवाद कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जैव विकास की पुष्टि में जीवों की संरचनात्मक समानताएं कौन सी होती हैं। देखिए, जीवों में जो संरचनात्मक समानताएं होती हैं जैव विकास की पुष्टि में, वो दो होती हैं। यह समानताएं दो प्रकार की होती हैं, समरूप होती हैं और एक समजात होती हैं। समरूप यानी कि एक जैसे रूप वाली, और समजात मतलब जिनकी जाति जो हो एक हो। ये दो होती हैं रचनाएं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जीवाश्म विज्ञान क्या है। जीवाश्म विज्ञान अनेक ऐसे जीव जो लाखों हजारों वर्ष पहले जीवित थे, कहते लाखों हजारों वर्ष पहले जीवित थे परंतु अब नहीं है, उनके अवशेष चट्टानों में दबे मिलते हैं। ऐसे जीवाश्मों का अध्ययन ही जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। जैसे काफ़ी समय जो पहले पशु पक्षी हुआ करते थे जो अब नहीं है ना, उनके जो अवशेष मिलते हैं दबे चट्टानों में, उनको क्या कहते हैं, जीवाश्मों का अध्ययन ही, उनके जीवाश्मों का जो अध्ययन होता है उसे ही जीवाश्म विज्ञान कहते हैं या कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पारिस्थितिक तंत्र क्या है। हमारा पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधों से मिलकर बना है। किससे, जीव जंतु और पेड़ पौधों, इन दोनों से ही मिलकर बना है। क्या बना है, पारिस्थितिक तंत्र बना है। संपूर्ण पृथ्वी एक पारिस्थितिक तंत्र है। ये जो पृथ्वी है ये क्या है, पारिस्थितिक तंत्र है। इसके अंतर्गत जो जितने भी जीव अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए मूल उत्पादक तथा पौधों पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के आधार बताइए। आधार पूछे गए। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के आधार हैं कौन कौन से, अजैविक घटक और जैविक घटक। ये दो घटक होते हैं पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के आधार पर। कौन से, अजैविक में आपके आते हैं, अजैविक घटक कौन से हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक एवं जलवायु। जैविक घटक हैं आपके उत्पाद, हरे पौधे, उपभोक्ता तथा अपघटक एवं अपरद भोजी। ये क्या है, जैविक घटक हैं। अगर आपसे पूछा जाए अजैविक घटक क्या है तो आपको इस तरह से ये लिखना है, कार्बनिक, अकार्बनिक एवं जलवायु। ये इसके आधार पर आप परिभाषा बना दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खाद्य श्रृंखला से आपका क्या अभिप्राय है। देखिए, जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो,
जीवों की जो श्रृंखला होती है वो जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं, या खाद्य श्रृंखला कहलाती है, या आहार श्रृंखला भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि खाद्य श्रृंखला क्या है, क्या कहलाता है, या खाद्य श्रृंखला की परिभाषा। तो ये आपकी खाद्य श्रृंखला की ही परिभाषा है कि जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो, वो क्या है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक सरल खाद्य श्रृंखला के स्तर बताइए। एक सरल खाद्य श्रृंखला के देखिए, सरल खाद्य श्रृंखला के 3 स्तर होते हैं, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। ये 3 खाद्य श्रृंखला के जो सरल खाद्य श्रृंखला होती है उनके 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खाद्य जाल से क्या अभिप्राय है। देखिए, कोई भी जीव जब एक से अधिक पोषक स्तरों से तथा अन्य श्रृंखलाओं से अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करता हो, ऐसे पारितंत्र को क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है। पारिस्थितिक पिरामिड से हमारा आशय है खाद्य कड़ी के प्रारंभिक स्तर पर जीवों की संख्या अधिक रहती है। क्या है, प्रारंभिक स्तर पर क्या है, जीवों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, अधिक होती है, और कड़ी के अंत तक जो इसकी कड़ी होती है उसके अंत तक पहुँचते पहुँचते उपभोक्ताओं की संख्या भी कम हो जाती है। जो इसकी कड़ी होती है खाद्य कड़ी की, उससे जो प्रारंभिक स्तर पर जीवों की संख्या जो होती है अधिक होती है, और अंत में वो अंत तक पहुँचते पहुँचते उपभोक्ताओं की संख्या जो है कम हो जाती है। ये आपका क्या है, पारिस्थितिक पिरामिड। नेक्स्ट है आपका, जैव विकास से संबंधित 3 वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। देखिए, जैव विकास से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। 3 वैज्ञानिकों के नाम पूछे। पहला जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, दूसरा चार्ल्स डार्विन, तीसरा है आपका ह्यूगो डी व्रीज। 3 वैज्ञानिक जो हैं, ये 3 वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जैव विकास के प्रमाण क्या है। जैव विकास के प्रमाण जीवों यानी कि जंतु और पौधे की तुलनात्मक शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, आनुवांशिकी आदि, यानी कि जैव विकास के जो प्रमाण है वो क्या है, निम्न प्रमाण है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जैव विकास क्या है। जैव विकास धीरे धीरे होने वाला एक जो है वह क्रमिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप आज के युग के जटिल व उच्च कोटि के पौधे व जंतु पूर्व काल के सरल व निम्न श्रेणी के पौधों तथा जंतुओं से उत्पन्न हुए हैं। ये क्या है, आपका जैव विकास है। जैव विकास धीरे धीरे होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन है। जैव विकास जो है वह धीरे धीरे होता है, उसका जो परिवर्तन है जिसके द्वारा परिणाम स्वरूप आज के युग के जटिल व उच्च कोटि के पौधे व जंतु पूर्व काल के सरल व निम्न श्रेणी के पौधों तथा जंतुओं से उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नव डार्विनवाद क्या है। देखिए, नव डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन के कारण होती है। इसमें पुरानी जाति से नई जाति के विकास में कई कारक कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस सिद्धांत के कारण ह्यूगो डी व्रीज का नाम प्रसिद्ध है। देखिए, उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत करने के कारण जो उत्परिवर्तनवाद जो है इसको प्रस्तुत करने के कारण ह्यूगो डी व्रीज का नाम प्रसिद्ध है, उत्परिवर्तनवाद। नेक्स्ट है आपका, लैमार्कवाद का प्रमुख उदाहरण किस जंतु के ऊपर है। लैमार्क का प्रमुख उदाहरण जो है जिराफ के ऊपर प्रस्तुत किया गया है। लैमार्कवाद का जो प्रमुख उदाहरण है ये किसके ऊपर, जिराफ के ऊपर प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्परिवर्तनवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा पूछी गई है। तो हॉलैंड के वनस्पति वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीज, देखिए इसी से आपका प्रश्न बन गया। सबसे पहले आप इसका आंसर जान लीजिए। ने इवनिंग प्रिमरोज के पौधों की अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करते समय देखा कि इन पौधों में कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो जनक पौधों क्या है, जो जनक पौधों से काफ़ी भिन्न है, इतने भिन्न कि इन्हें एक नई जाति के रूप में देखा जा सकता है। लंबी अवधि तक इस प्रकार के अध्ययन के बाद डी व्रीज ने सन 1901 में उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया, यह 1901 में उत्परिवर्तन सिद्धांत जो है उत्परिवर्तनवाद जो सिद्धांत किसके द्वारा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, यह किया गया है डी व्रीज के द्वारा इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है 1901 में। तो यह आपकी उत्परिवर्तन की परिभाषा है। देखिए इसी से आपका प्रश्न बनता है कि ह्यूगो डी व्रीज कहाँ के वैज्ञानिक हैं, कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। किस के वैज्ञानिक थे, ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। वनस्पति वैज्ञानिक कौन है, ह्यूगो डी व्रीज, ये कहाँ के, हॉलैंड के। और इन्होंने जो है उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत जो है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है
प्रस्तुत किया वो कब किया? सन 1901 में प्रस्तुत किया। अब नेक्स्ट देखिए, नई जातियों के उद्भव के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? देखिए, नई जातियों के उद्भव के सिद्धांत को ह्यूगो डिवरीज ने ही प्रतिपादित किया। अगर ये प्रश्न आपका आ जाए कि नई जातियों के उद्भव के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो ये किया है ह्यूगो डिवरीज ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट आपका है डार्विनवाद तथा नव डार्विनवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विनवाद को किया है चार्ल्स डार्विन ने तथा नव डार्विनवाद को किया है जूलियन हक्सले ने प्रतिपादित किया है। देखिए, इससे दो प्रश्न आपके इसमें दो प्रश्न आपके बनते हैं कि डार्विनवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो यह किया है चार्ल्स डार्विन ने, और नव डार्विनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो यह किया है जूलियन हक्सले ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डार्विनवाद की आलोचना को दृष्टिगत कीजिए। देखिए, डार्विनवाद से जुड़ी कुछ विरोधात्मक आपत्तियां निम्न प्रकार हैं, जैसा कि इसमें दिया है। डार्विन ने अवशेषी अंगों की उपस्थिति पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। डार्विनवाद ने विभिन्नताओं की उत्पत्ति तथा कारणों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तीसरा आपका दिया है, समस्या इस बात की थी कि जिनकी वंशागति होती है वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार पहुंचती हैं। ये आलोचनात्मक दृष्टिगत ये थे आपके डार्विनवाद के। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खनिज क्या है? देखिए, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व तथा यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो खनिज पाए जाते हैं आपके खनिज पृथ्वी के तल पर भूपर्पटी में तथा समुद्र में पाए जाते हैं। किसमें? भूपर्पटी तथा समुद्र में पाए जाते हैं खनिज। नेक्स्ट आपका अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है, क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। दोबारा से देखिए, ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में होता है, अयस्क कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न धातुओं के अयस्क का नामोल्लेख कीजिए। देखिए, इसमें जो निम्न धातु हैं उनके अयस्क का नामोल्लेख पूछा है। लोहा, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम तथा कैल्शियम, इनका क्या है? अयस्क नाम पूछा है। तो अयस्क नाम हम बता देते हैं आपको। इसमें आपके देखिए 1 2 3 4 5 दिए हैं, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। तो देखिए, लोहा का आपका अयस्क नाम है हेमेटाइट, तांबा का है कॉपर पाइराइट, सोना का है, सोना जो है ये मुक्त अवस्था में होता है, ये इसकी मुक्त अवस्था है, इसका कोई अयस्क नहीं है, ये मुक्त अवस्था में होता है। एल्यूमिनियम ये आपका बॉक्साइट अयस्क है इसका। कैल्शियम जो कि चूना पत्थर अयस्क है इसका। तो ये हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। कॉपर पाइराइट किसका अयस्क है? तांबा का। मुक्त अवस्था में कौन सी धातु होती है? जो सोना होती है ये मुक्त अवस्था में होती है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। और चूना पत्थर किसका अयस्क है? ये कैल्शियम का अयस्क है। तो इस तरह से ये आपका धातु के नाम और अयस्क के नाम थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न आधात्विक खनिजों के प्राप्ति स्थान तथा नामोल्लेख कीजिए। अभ्रक, बहुमूल्य पत्थर, पेट्रोलियम, कोयला। देखिए, इनके प्राप्ति स्थान पूछा है कि कौन से खनिज हैं ये कहाँ पर प्राप्त होते हैं या कहाँ से आते हैं, इनका स्थान बताना है। तो आधात्विक खनिज जो हैं जैसे कि अभ्रक, बहुमूल्य पत्थर, पेट्रोलियम, कोयला, ये आपका देखिए 4 है। अभ्रक जो है ये आपका बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान से है। बहुमूल्य पत्थर यानी कि जो बहुत ही बहुमूल्य पत्थर होता है वह राजस्थान से आता है। नेक्स्ट आपका पेट्रोलियम जो कि गुजरात, असम, अरब सागर के तटीय क्षेत्र तथा कृष्णा, कावेरी तथा गोदावरी नदियों के मुहाने ये आपके पेट्रोलियम का प्राप्ति स्थान है। नेक्स्ट आपका कोयला है, पश्चिमी बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, ठीक है, पश्चिमी बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, ये आपका यहाँ आपका कोयला प्राप्त होगा सबसे ज़्यादा। और यह इन जगहों पर आपको पेट्रोलियम मिलेगा। राजस्थान में आपको बहुमूल्य पत्थर मिलेगा और इन जगह पे आपको अभ्रक मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अयस्क से धातु निष्कर्षण की विधियाँ लिखिए। देखिए, यह विधियाँ हैं कौन सी? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन फिल्मन विधि। ये क्या है? धातु निष्कर्षण की जो विधियाँ होती हैं, ये 3 विधियाँ होती हैं। अयस्क से धातु निष्कर्षण की जो विधियाँ होती हैं
तीन विधियाँ होती हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और फेन फिल्मन विधि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक्स से प्राप्त अशुद्ध धातुओं का शोधन कैसे किया जाता है। तो ये देखिए, प्रगलन से प्राप्त धातु में अनेक अशुद्धियाँ मिली होती हैं। अशुद्धि युक्त कुछ धातुओं को विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। एक बड़े टैंक में शोधित किए जाने वाले धातु के जो लवण होते हैं का विलय लेते हैं, जिसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बड़े टैंक में शोधित किए जाने वाले धातु के लवण का जो विलयन लेते हैं उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके आज के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर विज्ञान विषय के अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। ये पहला पार्ट था, मैं इसकी कई और पार्ट अपलोड करूँगा, तो जिन्हें भी उनका नोटिफिकेशन चाहिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे जो भी हम पार्ट्स अपलोड कर दें उसका नोटिफिकेशन जो है आप सभी बात सबसे पहले पहुँचे, आप सभी उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें, जिससे कि आपका कोई प्रश्न ना छूटे, कोई भी जो भी आपका परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक डिसलाइक करके हमें ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो किस तरह की लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, कैसी लगी। इस तरह से आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।